हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है। इसीलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और यह हमारा 9th नंबर का क्लास है दोस्तों, हमारा ये 9th नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों, विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी में है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों विकास के बारे में सही है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, विकास के बारे में सत्य नहीं है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये विकास के बारे में कथन क्या है? गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ए, बी, सी तीनों विकास के बारे में कथन है जो सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बताइए दोस्तों, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या फिर दोस्तों डी में है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या है दोस्तों? बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? 7 से 12 वर्ष तक है दोस्तों। यह अवस्था कितने से कितने वर्ष तक है? तो 7 से 12 वर्ष तक है, अर्थात हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? बहुत बार मैं इस प्रश्न का आंसर बता चुकी हूँ दोस्तों पहले वाले क्लास में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वंशक्रम एवं वातावरण का, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा वंशक्रम, ध्यान दीजिएगा वंशक्रम एवं वातावरण का हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बताइए दोस्तों, सामाजिक संचरण, अनुभव संतुलीकरण, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यदि दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें। तो निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण नहीं है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी में है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, या फिर दोस्तों सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके।
तो हमारा अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है, या फिर सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सृजनशील बालकों की विशेषता है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी, तो सृजनशील बालकों की। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, बताइए दोस्तों किसका है यह उदाहरण, श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, या फिर दोस्तों प्रत्यय अधिगम का, इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यह किसका उदाहरण है, तो उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्राहा अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। फर्स्ट में है प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, थर्ड में ध्यान दीजिएगा पुरस्कार एवं दंड, फोर्थ में है परिणाम का ज्ञान। तो बताइए इनमें से हमारा क्या सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, केवल सेकंड सही है, या फिर दोस्तों इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा क्या सही है दोस्तों, बताइए। ब्राहा अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, बताइए इनमें से क्या होगा हमारा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, हमारा फर्स्ट भी सही है दोस्तों, प्रशंसा एवं दोषारोपण भी, प्रतिद्वंद्विता भी हमारा सही है दोस्तों, पुरस्कार एवं दंड भी, परिणाम का ज्ञान भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है, डॉट 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 को कहा जाता है। बताइए दोस्तों क्या कहा जाएगा, ए में दे दिया है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आकस्मिक अधिगम। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सामाजिक अधिगम। क्या कहा जाता है, तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, अधिगम निर्योग का लक्षण है। बताइए दोस्तों अधिगम निर्योग का क्या लक्षण है, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत या ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी में है अवधान संबंधी बाधा या विकार, डी में है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम निर्योग का लक्षण क्या है, तो अवधान संबंधी बाधा यानी विकार, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम निर्योग का लक्षण विकार है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संचार के साधन, समवयस्क समूह, या फिर दोस्तों अध्यापक, डी में है परिपक्वता एवं आयु। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है, तो इनमें से हमारा सही आंसर है परिपक्वता एवं आयु, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से दोस्तों संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या फिर दोस्तों शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर डी में है ये इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसे क्या कहते हैं, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। बताइए दोस्तों, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी में है मानसिक विकारों का न होना, सी में है ध्यान दीजिएगा व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी में है इनमें से सभी।
तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्न में से कौन सा कथन है जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी हमारा ए, बी, सी तीनों हमारा सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। फ्रॉइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, बताइए दोस्तों, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। ए में ये है या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। फ्रॉइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, बताइए दोस्तों। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता समान अर्थ में किया है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, बताइए दोस्तों। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। सी में है, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। डी में है, ध्यान दीजिएगा, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो बताइए इनमें से हमारा रुचि के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से हमारा इसका सत्य कथन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रुचियां सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। तो रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, यह हमारा कथन दोस्तों रुचि के बारे में सही नहीं है, अर्थात हमारा सत्य नहीं है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। अभिवृत्ति है, बताइए दोस्तों अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। सी में है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? अभिवृत्ति क्या है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए आप दोस्तों इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर बताएं। अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बी में है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या होगा? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, या फिर इदम एवं अहम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह इद में है दोस्तों, क्या है? तो इद में है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा के निपटने में,
या फिर दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, या फिर दोस्तों अजनबियों से निपटने में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दोस्तों दबाव से निपटने में, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, बताइए। ए में दे दिया है तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी दोस्तों। तो इनमें से हमारा जो सही है अतिकल्पना, क्या है दोस्तों, अतिकल्पना हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष, यहाँ पे ठीक है 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं दोस्तों। बताइए क्या, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या फिर दोस्तों डी में है वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। लोगों के स्थान पर जानवरों को दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि का सहायता लेनी चाहिए दोस्तों, बताइए किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ध्यान दीजिएगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, या फिर विचार बेस, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा विचारावेश। बी में है व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी विचारावेश विधि की सहायता लेनी चाहिए दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समांतर है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा समानांतर है, ठीक है। डी में है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है। तो इनमें से जो हमारा कथन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ए ऑप्शन कथन हमारा क्या है दोस्तों, सही नहीं है, ठीक है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये हमारा कथन है जो सही नहीं है, बल्कि बी सी डी हमारा तीनों के तीनों कथन दोस्तों सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। बताइए दोस्तों 40 घंटा, या फिर दोस्तों 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह यानी हर सप्ताह में निर्धारित किए गए दोस्तों। बताइए क्या कितने घंटे होंगे। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 45 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे दोस्तों, तो 45 घंटे हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, या फिर बी में है पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा दोस्तों। तो ए बी सी हमारा तीनों के तीनों सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी दायित्वों को पूरा करना होगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। बताइए दोस्तों, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, या फिर दोस्तों बी में है नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए।
पढ़ाया जाए, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी में है शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया दोस्तों, तो ए ऑप्शन महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। बताइए दोस्तों, ज्ञान का विकास किए जाएं, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, इस पर बातचीत की गई है। या फिर दोस्तों बी में है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है दोस्तों, ज्ञान का विकास किए जाने पर शिक्षक के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, इस पर बातचीत की गई है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। बताइए दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या फिर सी में है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर दोस्तों इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, तो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, तो सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।